चलिए हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, हमने इसके पहले आपको बताया था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम लोग वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भी वस्तुएं होती हैं उनको देखते हैं, तो प्रकाश का एक नेचर है, वो क्या करता है, नेचर प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान से जब जाता है तो दीप्त वस्तु से अदीप्त स्थान की ओर जाता है। लेकिन जब वो दीप्त वस्तु से अदीप्त स्थान की ओर जा रहा होता है तो उस समय वो क्या करता है, एक सीधी रेखा में चलता है। तो हमने बताया था आपका जो प्रकाश स्रोत होता है, उस प्रकाश स्रोत से जब भी प्रकाश किरणें निकलती हैं, ढेर सारी मात्रा में निकलती हैं, प्रकाश निकलता है ना। तो ये ढेर सारी में जो मात्रा में जो प्रकाश निकल रहा है, निकलने वाला प्रकाश, बहुत सारी मात्रा में प्रकाश निकलता है। तो ये इस प्रकाश में हम लोग क्या करें, हमने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो एक छोटा सा छिद्र लें और उस छिद्र से देखें कोई प्रकाश अगर निकल रहा है तो उसको देखेंगे तो एक सीधे में दिखाई देगा। जैसे आप लेजर लाइट देखे होंगे, तो लेजर लाइट को अगर देखना हो तो धुआं निकल रहा, लेजर लाइट को वहां से आप गुजारिए तो आपको लेजर लाइट का पथ दिखाई देगा, एकदम सीधा दिखाई देगा ना। वैसे भी आप देखेंगे डिस्को वाला डिस्को वाला लाइट, डिस्को मतलब डीजे पर देखेंगे लाइट जो आता है इधर उधर चक्कर पकड़ बढ़ता है, वो देखोगे एकदम सीधा जाता है ना। तो ये जो प्रकाश है, उस प्रकाश में जो एक रेखी पथ होता है, प्रकाश का जो एक रेखी पथ होता है उसे हम लोग किरण बोलते हैं। प्रकाश का एक रेखी पथ क्या होता है, किरण बोलता है। और जो किरणों का जो समूह होता है उसे पुंज बोलते हैं, प्रकाश पुंज या पुंज, बीम इंग्लिश में बोलते हैं पुंज। कई किरणें अगर किसी स्थान से गुजर रही हो तो इसको प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, अगर कई किरणें किसी स्थान से गुजर रही हो तो उसे हम लोग प्रकाश पुंज बोलते हैं। अब प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण का हमारा उपयोग क्या है, हमें जब भी परावर्तन या अपवर्तन या प्रकाश की कोई भी घटना पढ़नी होगी तो हम प्रकाश की घटना को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रकाश किरणों का प्रयोग करेंगे, प्रकाश के एक रेखीय पथ का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैंने आपको किरण और प्रकाश पुंज के बारे में बताया। तो कहीं कहीं पुंज की आवश्यकता होगी और कहीं प्रकाश किरण की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमें प्रकाश किरण की आवश्यकता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अगर हम लोग क्या करें, परावर्तन में देखे होंगे कि प्रकाश जो होता है किसी एक स्थान पर क्या करता है, जब भी किसी स्थान पर वो जाकर के गिरता है और ऐसे स्थान पर गिरे जो स्मूथ हो, चिकना हो, तो प्रकाश अपने मार्ग को बदल देता है। परम से होता है मार्ग, वर्तन में बदल देना, अर्थात प्रकाश द्वारा अपने मार्ग को बदल देना। लेकिन कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रकाश कभी भी जब किसी सतह पर गिरती है और मार्ग बदलती है तो प्रकाश का मार्ग बदल जाता है परंतु उसका चाल नहीं बदलता है। तो अर्थात प्रकाश के कहीं पड़ने और पुनः मुड़ने से, उसी माध्यम में मुड़ने से उसकी चाल नहीं बनती। मतलब एक ही माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा नियत रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, माध्यम अगर आगे चल के हम लोग जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे जब माध्यम बदलता है प्रकाश का, तभी भी मार्ग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। और जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब हवा में दौड़ रहे होंगे तो हमारी चाल कुछ और होगी, लेकिन पानी भर करके उसमें जब हम लोग दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो चाल बदल जाएगी। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा किसी माध्यम से प्रभावित होती है ना। तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, प्रभावित होगी जब माध्यम बदल जाएगा ना। तो परावर्तन में क्या है, हम लोग एक स्मूथ सरफेस ले लें, चिकना सतह ले लें। प्रकाश के परावर्तन में किसी चिकने सतह पर क्या करें, जब भी हम प्रकाश किरणों को हम लोग किसी चिकने सतह पर गिराते हैं तो प्रकाश किरणें जब आकर किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती हैं तो आने वाली प्रकाश किरण जो होती है जहां किसी चिकनी सतह पर, या उसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण गिरती है तो गिरते समय आने वाली प्रकाश किरण है, आके गिर रही है, इसलिए इस प्रकाश किरण का नाम हम लोग आपतित रखते हैं। आके गिरने वाली जो किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित। क्योंकि किरण है इसीलिए इसका नाम रखा गया आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण आकर के पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण दूसरे माध्यम में जब जा नहीं पाती है तो ऐसा नहीं होता वहीं खत्म हो जाती है, जब जा नहीं पाती है तो अपने मार्ग को बदल लेती है ना, और बदल करके किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। अगर तिरछा है गिरी है तो तिरछा ही चली जाएगी, सीधा गिरेगी तो सीधा वापस चली जाएगी ना। तो जब ये जाती है तो ये मार्ग को बदल लेती है, जिसे परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। इस किरण को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, अर्थात रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये जहां गिरती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग, जिस बिंदु पर ये गिरता है इसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं।
आपतन बिंदु। ठीक, जिस बिंदु पर ये गिरता है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जब ये प्रकाश किरण इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट पर हम लोग एक सीधी रेखा लंबवत तल की लंबवत रेखा जो खींचते हैं उसे अभिलंब बोलते हैं ना, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है ना, एन नॉर्मल। तो अभिलंब से, अब देखिएगा, अभिलंब से आपतित किरण एक एंगल्स बना रही होती है। अभिलंब से ये जो आपतित किरण वो एंगल बनाती है। अभिलंब तो हम बता दिए आपको, आपतन बिंदु हुए आपको बता दिए। तो अभिलंब से जो प्रकाश किरण एंगल्स बनाती है उसे आपतन कोण आई बोलते हैं, है ना। ये जो किरण होती है इंसिडेंट एंगल आई होता है, इंसिडेंट एंगल आई, है ना। और जो परावर्तित किरण अभिलंब से कोण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण अगर समझ गए तो ये सारी चीजें ये परावर्तन में दी गई हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि जब भी कोई प्रकाश किरण कहाँ किसी स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती तो अपने मार्ग को बदल जाती है। इस दशा में प्रकाश का मार्ग मतलब दिशा बदल जाती परंतु वेग नहीं बदलता। और हम हमेशा ध्यान रखेंगे किसी एक ही माध्यम में प्रकाश की चाल सदैव नियत होती है। माध्यम बदलेगा तभी प्रकाश की चाल बदलेगी, अन्यथा चाल नहीं बदलेगी। ये हमें आवश्यकता पड़ेगा अपवर्तन में, और यही आवश्यकता पड़ेगा जब हम लोग व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण पढ़ें। आगे देखते हैं। परावर्तन के बाद मैंने बताया था परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन एक नियमित होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन क्या है? नियमित परावर्तन ऐसा परावर्तन होता है जिसमें से जो भी प्रकाश किरण इंसिडेंट रेज जितनी भी होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से हमेशा समांतर होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नियमित परावर्तन अगर किसी स्मूथ सरफेस पर हम लोग कराते हैं, मान लेते हैं एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पर कोई प्रकाश किरण आकर के पड़ रही है, और इस स्मूथ सरफेस पर मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण आकर के ऐसे पड़ रही है, ठीक, और आपतित हो रही है और परावर्तित भी हो जा रही है। तो जब आपतित और परावर्तित होती है तो इस प्रकाश किरण की कई सारे प्रकाश किरणें जब आती हैं यहाँ पर, तो कई सारे प्रकाश किरणें आती हैं, तो इस तरह से मान लें परावर्तित हो, बहुत सारे प्रकाश किरणें ऐसे आए और परावर्तित हो, है ना। तो ये देखेंगे जितनी भी आपतित हैं और आपतित किरणें हैं, वो जितने भी आपतित हैं वो सब के सब एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। और ये सभी के सभी एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। और जो परावर्तित हैं वो भी एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। तो नियमित परावर्तन में आपतित और परावर्तित किरणें आपस एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होती हैं। ठीक, नियमित परावर्तन हमेशा ऐसे सतह पर होता है जहां स्मूथ सरफेस हो, जैसे दीवारें चमकती, कहते हैं कौन सा एक प्रचार आता है, मैं धोनी प्रचार कर रहे थे कि कौन सा पेंट है, पता नहीं, याद नहीं, न्यूरोलैक सीमेंट, न्यूरोलैक पेंट, हाँ, दीवारें भी बोल उठती हैं, बात समझे। तो दीवारें जब कैसे बोल उठती हैं, मतलब चमकने लगती हैं कि हाँ मेरे अंदर क्या है? चमक है। ठीक, तो नियमित परावर्तन कोई भी जो कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें शाइनिंग नहीं होती है, मतलब चमक नहीं होता। उस कपड़े में चमक इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अगर वो खुरदुरा है, खुरदुरा कपड़ा है ना। तो खुरदुरे कपड़े पर आप देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं सूती कपड़े जो ज़्यादा होते हैं वो चमकदार नहीं होते, लेकिन पॉलिस्टर और रेयान, पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो चमकदार होते हैं, है ना। तो वैसे भी देखेंगे कि जो जितने भी आप लोकल कैटेगरी के देखते हैं कपड़े, उसमें बहुत चमकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब धुलाई होता है तो उस कपड़ों का रौनक बिगड़ जाता है। वैसे सूती कपड़े भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, तो उसमें भी अगर ज़्यादा धुलाई करेंगे तो चमक क्या होता है? खत्म हो जाता है। चमक होने के लिए उसको खाली भर हैंगर पे टांग करके हमेशा देखते रहिए, वो चमकता रहेगा, पहनिए मत, बात समझिए। यहाँ कपड़ा नया का नया रहेगा। ठीक, दूसरी चीज देखते हैं। अब नियमित परावर्तन के पश्चात हमने आपको बताया था अनियमित परावर्तन क्या होता है, समझ लेते हैं अनियमित परावर्तन क्या है। अनियमित परावर्तन में जब भी किसी स्मूथ सरफेस को नहीं लेते हैं, अनियमित परावर्तन ऐसे पृष्ठ पर होता है जो क्या हो? पृष्ठ अनियमित हो। अनियमित पृष्ठ होने से जब भी कोई भी प्रकाश किरण, अगर समांतर आपतित प्रकाश किरण यहाँ पर है, समांतर आपतित प्रकाश किरण यहाँ किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ती है, तो जब भी इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के समय ये अलग अलग एंगल्स पर परावर्तित होंगे, है ना। इनका जो परावर्तन है वो नियमित नहीं होगा, अनियमित होगा, पता नहीं किस डायरेक्शन में।
अर्थात आपतित किरण तो समांतर हो सकती है लेकिन परावर्तित किरण कभी समांतर नहीं होगी, है ना। तो आप देखते हैं, मैंने बताया था आपको जानना चाहिए कि कोई भी पृष्ठ को जिस पे हमें पढ़ना होता है उसको बहुत चमकदार नहीं बनाया जाता। जैसे अखबार को हम लोग खुरदुरा रखते हैं क्योंकि उस पर पढ़ना होता है। जब आंखों पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो आंख से पानी गिरने लगेगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन कम करने के लिए जो भी अखबार होते हैं या कोई भी जो किताबें होती हैं, बहुत चमकदार किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। अब देखेंगे काका टेनियर गाइड जो होता है या राजीव या जो भी है वो लो कैटेगरी के क्या करते हैं, पेपर्स रखते हैं ताकि आप लंबा पढ़ें तभी आपको दिक्कत ना हो ना। तो आज के बाद ये ध्यान रखिएगा कि जो बहुत सारी जो चमकदार किताबें हैं उनको लेने से आपको कुछ देर तो मजा आए लेकिन बाद में दिक्कत होगा। तो अनियमित या विसरित परावर्तन आपको समझ में आया होगा कि जो भी खुरदुरा पृष्ठ होता है, खुरदुरे पृष्ठ पर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो खुरदुरे पृष्ठ पर प्रकाश किरणों के पड़ने से परावर्तित किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होती। वो क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है। ठीक, परावर्तन के नियम अगर देखें तो परावर्तन के नियम में हम लोगों ने जो फिगर अभी बनाया था उस फिगर में एक स्मूथ सरफेस था, चिकना सतह, है ना, या इसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर जब भी कोई प्रकाश किरण आकर के पड़ती है और आपतित होती है, परावर्तित हो जाती है। आने वाली किरण का आपने नाम कहा था आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जाने वाली जो किरण होती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। और इन जहां ये गिरती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर हम लोग एक तरह से लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं ना। तो यही फिगर में ही दोनों नियम होते हैं। पहला नियम यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह होता है कि आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है परावर्तन कोण। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। ये दूसरा नियम होता है। ठीक है, आपतन और परावर्तन का नियम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि परावर्तन के नियम क्या हैं। कभी कभी पूछता है लेकिन नहीं पूछता, लेकिन इसकी आवश्यकता है किसमें, जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब। परावर्तन के समय पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो आने वाला टॉपिक है इस परावर्तन में हमें मिरर ही पढ़ना, क्योंकि मिरर पर ही परावर्तन होता है। और मिरर हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों में परावर्तन, जैसे इसी के पहले हम 2 चीजें बताएं। ये देखिए अनियमित परावर्तन, यहाँ पर पृष्ठ जो होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों पृष्ठ है। कॉन्केव अवतल, कॉन्वेक्स उत्तल, है ना। और ये क्या है, समतल। हमने इसको ऐसे ही नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोग समतल दर्पण पढ़ेंगे तो समतल दर्पण में हम लोग नियमित परावर्तन दिखाएंगे, और यहाँ पर जब हम लोग उत्तल और अवतल पढ़ेंगे तो उनका परावर्तन अनियमित होगा या दूसरे प्रकार से होगा। लेकिन उत्तल और अवतल में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो क्या होगा, या तो एक प्रकार से दबा हुआ तल होगा या एक प्रकार से उठा हुआ तल होगा ना। पूरा तल ऐसा नहीं है कि अनियमित इस तरह से होगा। ठीक, तो वहां पर हम लोग परावर्तन से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन में हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कौन सी बात ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में आपको एक प्रमेय याद करवाया गया होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और किसी वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग जब परावर्तन किस पर दिखाएंगे, किसी गोली उत्तल पृष्ठ पर या किसी अवतल पृष्ठ पर, है ना। गोली उत्तल या अवतल पृष्ठ पर जब समझाएंगे तो जिस बिंदु पर हम लोग अपवर्तन या परावर्तन पढ़ेंगे, बात ध्यान सुनिएगा, अगर नहीं सुने तो आगे फिगर हम नहीं जानते, आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट पूरा फिगर बनवा देगा। जिस भी पृष्ठ पर जहां पर भी आपतित किरण जब भी पड़ेगा तो सबसे पहला काम वहां पर, अगर इधर से आके पड़ रहा है तभी भी हम लोग यही सरफेस समझेंगे, तो वहां पर एक स्पर्श रेखा ड्रा करेंगे। अगर इधर से आके पड़ रहा है इस पर तो इस तरह से स्पर्श रेखा ड्रा करेंगे, और ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो हम लोग आपतन अगर कोई प्रकाश किरण पड़ रहा है तो यहाँ पर अभिलंब डालेंगे, अभिलंब के साथ आपतन और परावर्तन दिखा पाएंगे, अभिलंब के साथ आपतन और परावर्तन दिखा पाएंगे ना। चाहे वो गोली उत्तल पृष्ठ होगा चाहे अवतल पृष्ठ होगा, या गोली उत्तल सतह हो या अवतल सतह हो। इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब, किसी वस्तु का दूसरा रूप ही प्रतिबिंब होता है ना। तो प्रतिबिंब बनता कैसा है, प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, देखिए प्रतिबिंब कब कब बनता है, 2 तरह से बनता है, एक अपवर्तन में भी बनता है, एक परावर्तन में भी बनता है।
तो जब भी दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं तब जाके प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रक्रिया हम लोग बार बार यूज करेंगे किसमें, चाहे वो मिरर होगा, चाहे वो लेंस होगा, है ना, या कोई पृष्ठ होगा। तो प्रतिबिंब क्या है, किसी वस्तु का दूसरा रूप ही प्रतिबिंब है। बनता कैसे है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। काटती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काटती हुई प्रतीत होती हैं तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काटती हुई प्रतीत होती हैं तब उसको क्या बोलते हैं, आभासी। जैसे प्रतिबिंब हम लोग क्या करते हैं, किसी जल में जाकर ठंडे जल में देखते हैं तो गर्म जल में नहीं बल्कि ठंडे जल में आप अपनी प्रतिबिंब को देख पाते हैं, उसमें देख पाते हैं, अपने रूप को देख पाते हैं। प्रकाश जब आपकी पड़ता है तो आपका छाया देख पाते हैं, एक तरह से वो प्रतिबिंब है लेकिन छाया मान सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज हम लोग दर्पण में भी अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं, ठीक। और भी चीजें हैं, अन्य जगह भी हम लोग क्या अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रकाश किरणें काट करके आप प्रतिबिंब बना पा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी देखते हैं कि आप किसी फर्श पर बहुत सारे खूब अच्छे से सफाई कर दीजिए तो आपका प्रतिबिंब उस फर्श के अंदर भी दिखाई देने लगता है ना। तो क्यों दिखाई देने लगता है, क्योंकि जितना चिकना और स्मूथ सरफेस होगा वहां प्रतिबिंब बन सकता है, चमकदार होगा, ठीक। लेकिन हमें ये डेफिनेशन तो नहीं देना। डेफिनेशन क्या देना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को समझने के लिए हमें एक प्लेन मिरर लेना होगा, है ना, समतल दर्पण लेना होगा। और प्लेन मिरर लेने के बाद हम लोग समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, जब क्या हो कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, है ना, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, मान लीजिए बहुत दूर वस्तु है और वहां से प्रकाश किरण आई और आपतित हो गई। आपतित होने के बाद पहला काम क्या, अभिलंब डालते हैं। अभिलंब की एक तरफ आपतित किरण होती है तो दूसरी तरफ क्या होती है, परावर्तित किरण होती है। परावर्तित होकर के जब ये कहीं जाती है और काटती है तो आपतित किरण जब परावर्तित होगी, अभी हमने यही है आपतन और परावर्तन, जब परावर्तित होकर के जहां काटेगी वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो जो वस्तु है बहुत दूर है तो माना जाता है वो वस्तु जो है वो कहीं पीछे है ना। तो यहाँ एक वस्तु मान लेते हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। कब, जब वास्तव में काटती है प्रकाश किरणें एक दूसरे को तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। और इस वास्तविक प्रतिबिंब का जो वस्तु होता है वो आभासी वस्तु होता है। आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यदि मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है और इसको दर्पण के सामने रख देते हैं तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात ये क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती है। ये वस्तु है हमारी, और परावर्तित होने के पश्चात आप देख पा रहे होंगे कहीं मिलेंगी नहीं, और जब तक ये मिलेंगे तब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, तो माना जाता है पीछे कहीं जाकर के मिलेंगे ना। और मिलती हुई जब प्रतीत होती है तो यहाँ जो वस्तु है उसका एक प्रतिबिंब बन जाता है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही तो इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये समतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण में भी होगा। तो दर्पण में दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो वस्तु रहा यहाँ का, ये वस्तु होता है वास्तविक वस्तु होता है। वास्तव में जब आप सुबह बाल झाड़ रहे होते हैं तो आप एक वास्तविक वस्तु होते हैं, और अंदर जो आप जहां पर जिस शीशे में आप अपने आप को देख रहे होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है। आपका प्रतिबिंब भी होता है लेकिन वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब के रूप का होता है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, इसमें हम लोग समतल दर्पण पर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितनी संख्या में बनेंगे, वस्तु कहाँ रहेगी, वो सब चीजें, कितनी लंबाई की होगी, वस्तु का वेग है तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस पर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।